Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As you know that today is our 32nd lecture and we are studying political economy theory. In our last lecture, we discussed the basic postulates of political economy theory and we discussed the three major processes that are involved in this particular theory. And what they focus on is the growing concentration of media ownership affects the way the content of the media is produced and then it is distributed. यानी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इकोनॉमिक जो उसके डायनामिक्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से मीडिया के अंदर जो है वो कंटेंट जो है वो बनाया जाए. इसमें हमने तीन प्रोसेसेस को स्टडी किया जो कि मीडिया ओनरशिप की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं. एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरनेशनलाइजेशन का, दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइवर्सिटी का और तीसरा हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. और इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ये कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कॉरपोरेशंस जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज को लिमिट कर रहे हैं एंड इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. वी स्टडीड दैट ग्राहम एंड मर्डॉक आर द टू मेन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट व्हिच आर क्रिटिकल ऑफ द वे the concentration of media organization is taking place. Then we studied the influence of the ownership on the content of the media, and in this regard we try to understand how the media content is controlled by the media organizers or by the media owners. इसमें हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा या दो अप्रोचेज जो हमने डिस्कस की, उसमें हमने एक अप्रोच थी इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच और दूसरी अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच. इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच में हमने ये डिस्कस किया कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्कॉलर्स जो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि जो मीडिया ओनर्स या जो प्रोप्राइटर्स हैं उनकी डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है इन फॉर्मुलेटिंग द मीडिया कंटेंट. और इसके अंदर जो इनकी इंटरवेंशन होती है इसमें उनके अपने पॉलिटिकल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. But apart from that, we also studied that in this instrumental approach, there are other forces which also directly affect the content of the media or the production of the media content. उसमें हमने एक एडवर्टाइजर्स की डायरेक्ट इंटरवेंशन को भी स्टडी किया. फिर हमने जो मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन के जो अपना सेटअप होता है उसमें भी जो एक कन्फॉर्मिटी डेवलप हो जाती है वो भी directly responsible होती है in formulating a certain media product. In contrast to this, the structural approach is very critical of this instrumental approach. And the structural approach में जो scholars हैं वो ये कहते हैं कि there is no need for the owners to directly intervene in the contents of the media products, but the market forces are such in the society which automatically dictates the owners and the workers on the media to form the media content in such a way that they would automatically cater for the interests of a certain ruling class or of a certain capitalistic class. यानी जो structural approach के साथ जो मीडिया के कंटेंट को स्टडी करते हैं और वो ये देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है मीडिया ओनर्स का when they control the content of the media, तो वो ये कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया के कंटेंट को बनाने में जो ओनर्स हैं वो डायरेक्टली इंटरवीन करें, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो दो फोर्सेस हैं, एक कंपटीशन और दूसरा मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इन making the owners and the media workers in the organization to make the product in such a way that they would meet the interest of the capitalistic society.
इस पे ग्राहम मर्डॉक जो है वो फिर आगे एक्सप्लेन ये करता है कि अगर हमने इस बात को समझना है तो हमें क्रिटिकली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के सेटअप को भी समझना चाहिए और हमें जो सोसाइटी में जिस तरह से भी मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं उनको भी समझना चाहिए। जब हम दोनों चीज़ों को समझेंगे तो खुद ब खुद ही हमें उसका असर जो है वो मीडिया कंटेंट में भी नजर आएगा। So Graham says that we need to study the process of production, the deployment of media workers, the division of labor, the means of distribution. We need to study all this so that we can make the decision to say that who can say what to whom. यानी जब हम ये तमाम चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे तो तब हम इस काबिल होंगे कि हम ये कह सकें कि कौन क्या कह सकता है और किसको कह सकता है, and who can say what to whom. So the structural approach basically focuses on the dynamics of the society and how these economic dynamics of the society affect the content of the media. Graham जो है he identifies a number of features are responsible for the production and distribution of different media के जो फीचर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीडिया के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या हैं, वो उनको इस तरह से एनुमरेट करता है। वो कहता ये है कि जो मीडिया का जो प्रोडक्ट है इट इज़ यूनिक इन इट्स नेचर, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। व्हाई इज इट यूनिक इन इट्स नेचर? बिकॉज अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स they need to have some sort of novelty value and यानी उसमें कोई खास एक नई चीज आएगी ही और हर रोज कोई नई चीज आएगी तो तभी जो मीडिया का जो प्रोडक्ट है वो उसमें एक मार्केट में उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जो है वो हर रोज कोई नई बात लेकर आता है तो फिर उसकी एक मार्केट बनती है, अदरवाइज उसकी मार्केट नहीं होती है। एक दिन का जो पुराना अखबार होता है वो एक रद्दी बन जाता है। तो ये एक चीज जो है मीडिया का जो ये एस्पेक्ट है ये भी ये डिटरमिन करता है कि किस तरह से जो मीडिया में जो लोग हैं वो काम करें। वी आर स्टडीइंग दोज यूनिक फीचर्स व्हिच आर फाउंड इन द मीडिया प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंटेंट ऑफ द मीडिया। इन दैट number one feature is that media content is very unique और it must have novelty value, यानी उसमें एक यूनिकनेस की एक वैल्यू होगी तो तभी वो प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर होगा या वो सेलेबल होगा। सेकंड फीचर जो मीडिया प्रोडक्ट का है वो ये है कि दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड एंड दिस कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। जैसे कि जो एक किताब है वो सिर्फ एक आदमी पढ़ने के लिए नहीं होती बल्कि वो किताब जो वो कई लोग भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर एक फिल्म है तो वो एक आदमी नहीं बल्कि कई आदमी और कई दफा देखे जा सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक चीज है मीडिया के प्रोडक्ट की कि इट हैज टू हैव अ लॉन्गेटिविटी इन द सेंस के इट इज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड वंस इट इज यूज्ड बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और बाय सर्टेन पीपल जो या एक खास वक्त के लिए अगर वो चीज़ इस्तेमाल हो उसके बाद फिर उसकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, ये भी इसमें ज़रूरी नहीं है। थर्ड फीचर जो वो कहता है मर्डॉक कहता है कि जो कि मीडिया प्रोडक्ट में वो ये भी है कि इसके प्रोडक्शन में एट द इनिशियल लेवल लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व बट वंस द प्रोडक्ट इज मेड, जब उसको रेप्लिकेट किया जाता है तो उसमें लेस कॉस्ट इज इन्वॉल्व कंपेयर टू other industrial products. So it is cheaper to reproduce the product that is made in the media. यानी मीडिया का जो इनिशियल प्रोडक्ट है जो भी प्रोग्राम है उसके बनाने के शुरू में तो बहुत खर्चा है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन एक दफ़ा जब वो बन जाए तो उसको रिप्रोड्यूस करने में खर्चा कम है। और एक और जो फीचर मीडिया प्रोडक्ट का है वो ये है कि इसमें जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है वो ये होती है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द ऑडियंस नंबर सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी गेन्ड। यानी इसमें ये भी एक फीचर है कि जितनी ज़्यादा एक
जो भी मीडिया का जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कंटेंट है, उसके जितने ज़्यादा ऑडियंस होंगे, उसकी जितनी ज़्यादा रीच होगी उस मैसेज की, उतना ज़्यादा उनके पास एडवर्टाइजर्स से रेवेन्यू भी आ सकता है। तो इसके लिए एक ये एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है मीडिया प्रोडक्ट में। इसी वजह से यानी ये जो फीचर्स हैं, जिसमें कि मैंने कहा है कि वो यूनिक होना चाहिए, इसमें मैंने ये कहा कि जो उसकी कंजम्पशन है, एक दफ़ा की कंजम्पशन के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, बल्कि उसकी कंजम्पशन बार बार होती है। फिर मैंने ये कहा कि शुरू में ये कॉस्टली होता है, लेकिन बाद में इतना कॉस्टली नहीं होता। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये मीडिया के प्रोडक्ट को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करने में बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करती हैं। यानी बिकॉज ऑफ दीज यूनिक फीचर्स ऑफ द मीडिया प्रोडक्ट्स, the concentration of the media organization is taking place, which we see in internationalization, diversification of ownership. He argues that this is the reason for the concentration, internationalization and diversification of ownership. He says that concentration allows owners relative freedom in their attempts to maximize audience. Internationalization allows them to search for market across the globe, and diversification allows them to reproduce the same product across a variety of media. And according to Graham, these unique features of the media are responsible for these three processes which we have just mentioned. That is concentration, internationalization and diversification. Why the media has to have an international dimension is because in this way they can maximize their audience. Why the media has to diversification? Because in this way they can produce the same product in a variety of ways. यानी एक ही किस्म का जो मैसेज है वो डिफरेंट तरीकों से वो लोगों को बता सकते हैं, जब मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी मौजूद है। जैसे कि पहले भी जिक्र किया, किस तरह से एक ही प्रोडक्ट जो है वो फिल्म्स के जरिए भी आता है, वो कॉमिक के कैरेक्टर्स में भी आता है, वो साउंड्स में भी आता है, वो खिलौनों में भी आता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये हेल्प करती है कि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह से वो अपने जो प्रॉफिट है वो उसको बढ़ा सके। There is another political scholar by the name of Curran who in 1980 said कि ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ जब हम मीडिया के कंटेंट को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि कौन मीडिया के कंटेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो हमें ये इस बात का पता लगता है कि मीडिया के अंदर बहुत सी ऐसी स्टोरीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरीज होती हैं वो नहीं आती हैं, बल्कि ऐसी स्टोरीज आ जाती हैं जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट या एक खास पॉलिटिकल इंटरेस्ट को केटर करती हैं। यानी रिसर्चर्स हैव शोन थ्रू देयर एम्पिरिकल वर्क व्हेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी determine or are determining that the issues which concern the public in general or the public issues are not covered in the media, but those issues are covered which has a political leaning and which can help them in gaining more profits. So to remain commercially viable, any media has to come up with those stories which cater to the interest of one capitalistic or rich society, and then they give only one side of the pictures to its readers or to its audience. यानी रिसर्च ने ये शो किया कि क्योंकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, तो जो मीडिया है वो सिर्फ एक किस्म का मैसेज जो है वो कन्वे करता है अपने रीडर्स को और अपने ऑडियंस को। This is not deliberate act by owners to spread particular views, but the outcome of economic necessity. यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह से मीडिया प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें जो मीडिया ओनर्स या जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी इंटेंशन नहीं होती है, बल्कि सिस्टम जो है वो उनको खुद को खुद ही फोर्स करता है कि वो एक खास किस्म की
जो है वो प्रोडक्ट बनाए या एक खास किस्म की न्यूज स्टोरीज या एक खास किस्म के टॉपिक्स को कवर करें. So what structuralists claim is that media workers do have control over the output of the media, but they have to operate within an economic environment which shapes their decisions and actions. The nature of this environment is such that the decisions that they make and actions that they undertake are conditioned to producing views that are by and large pro-capitalists, pro-business and hostile to alternative or minority opinion. यानी ये स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो मीडिया वर्कर्स हैं वो ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें उनके जो डिसीजंस और जो एक्शंस हैं वो कंडीशन हुए हैं, और वो इस तरह से कंडीशन हुए हैं कि वो जो भी प्रोग्राम बनाते हैं या जो भी वो चीज लिखते हैं वो खुद ब खुद ही जो है वो प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो बिजनेस क्लास होते हैं और एंटी या हॉस्टाइल होता है टू माइनॉरिटी व्यूज. यानी उनको महसूस भी नहीं होता कि वो जो है वो एक सिस्टम के तहत एक खास लोगों को सर्व कर रहे हैं, बल्कि वो जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो जो डिसेंटिंग व्यूज हैं या जो माइनॉरिटीज के व्यूज हैं उनको भी सप्रेस कर रहे होते हैं या उनको भी साइडलाइन कर रहे होते हैं. इस पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है. इस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए हमें जो ट्रेडिशनल लिबरल प्लूरलिस्ट का जो व्यू पॉइंट है वो समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लिबरल प्लूरलिस्ट अप्रोच है वो ये कहती है कि मीडिया को अगर इंडिपेंडेंट करना है तो वो उसको इकोनॉमिकली भी वायबल होना चाहिए, और जो मीडिया है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रेशर्स. और उसको आगे वजाहत वो इस तरह से करता है, मीडिया जब इकोनॉमिकली खुद से वायबल होता है तो जो उसके जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर भी काफी हद तक ऑटोनॉमी होती है या फ्रीडम होती है, और वो उस ऑटोनॉमी को इस्तेमाल करते हैं जब भी वो किसी मीडिया का कोई प्रोग्राम बनाते हैं. यानी जो लिबरल प्लूरलिस्ट अप्रोच है वो ये कहती है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर किसी किस्म का इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल प्रेशर नहीं होता है. वो ये कहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपनी ओपिनियंस का इजहार कर सकें. ये लिबरल जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो ओनरशिप है वो हरगिज कंट्रोल नहीं करता है मीडिया कंटेंट को, बल्कि जो वहाँ के जो मीडिया वर्कर्स हैं दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू any kind of output that they have in the media. And it says that yes, market does play an important role in the formulation of the media programs, but that market is not dictated by one capitalistic class, but that market is basically dictated by the choice of the consumers. यानी वो ये कहते हैं कि हाँ, जो माशरे की जो मार्केट फोर्सेस हैं वो डिटरमिन तो करती हैं कि मीडिया का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लेकिन वो मार्केट फोर्सेस जो है वो कैपिटलिस्टिक क्लास की नहीं होती हैं, बल्कि वो तो आम जो ऑडियंस है वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए. यानी जो कंज्यूमर्स हैं, यानी जो रीडर्स हैं या जो देखने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि मीडिया का कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सामने आना चाहिए. So what they argue is the content and the form of the media is determined not by the actions and options of the owners, but by the choice of the consumers. It believes that the broad shape and nature of the press is ultimately determined by no one but its readers. So liberal pluralists जो है वो ये भी कहते हैं कि जो concentration of ownership जो है वो irrelevant है. असल में जो कंज्यूमर्स हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं कि मैसेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए. साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप होती है तो इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द मीडिया प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स. यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी
तो जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा निकल कर आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होंगे, तो नेचुरली द क्वालिटी ऑफ द मीडिया प्रोग्राम वुड बी इम्प्रूव, एंड नेचुरली व्हेन द क्वालिटी ऑफ द मीडिया प्रोग्राम इज इम्प्रूव इट विल बेनिफिट द ऑडियंस, द कंज्यूमर. सो लिबरल प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो इस बात को पे फोकस करती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज to have an economically viable media organizations, and this concentration of media organizations is not a negative thing. In fact, it is a positive thing because it helps in improving the quality of the programs, and it sees that this concentration of ownership is not a negative thing. It says that it does not intervene in the way the media products are made by the media workers in an organization. Liberal pluralist जो scholars हैं, they are critical of political economy in two ways. One is that they say that the political economy theory fail to distinguish between public media and private media, and they say that in a society there are two parallel systems that are going on. One is public and the other one is private media. Because yes, private organizations जो हैं, they are driven by profits, but the public media is not driven by profits. Now, what you need to understand again is that जो Graham और Murdoch हैं, they are European scholars, British scholars, and there they are looking at their market forces and they're looking at their media organizations. Why don't you look at the BBC? Now, BBC stands for British Broadcasting Corporation. The way this BBC organization works is that it doesn't depend on the ads as such. It basically depends on the license fee, and it is regulated by certain statutory bodies, and it has to comply and it has to work within that limits that are prescribed for them. और क्योंकि वो उसका जो मेन जो रेवेन्यू है बीबीसी का वो लाइसेंस फी है, तो इसलिए दे आर नॉट कंपेल्ड टू चेंज और टू फॉर्मुलेट देयर content keeping the advertiser's point of view or keeping the owner's point of view. So it's a public thing. तो जो liberal pluralist economists हैं वो ये कहते हैं कि जो पब्लिक मीडिया जो कि बीबीसी है वो भी तो आपके सामने है और वो भी तो लोगों को बहुत डाइवर्स किस्म के प्रोग्राम्स दिखा रहा है, और उसमें क्यों आप ये समझते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर है या इट इज केटरिंग टू वन क्लास ऑफ द सोसाइटी. और ये क्लेम करते हैं कि इन पब्लिक ओन्ड जो पब्लिक मीडिया है इसके अंदर आपको डाइसेंटिंग व्यूज भी मिलेंगे, आपको रेडिकल प्रोग्राम्स भी नजर आएंगे, ऐसे लोगों के भी व्यू पॉइंट्स नजर आएंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम व्यूज हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, कॉन्ट्रोडिक्टरी होंगे. तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू सी वन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो स्कॉलर्स हैं वो अगेन इस पे जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये करते हैं कि हाँ आप ये कहते तो हैं कि देयर इज दिस बीबीसी इज अ पब्लिक मीडियम and it does so reflect the opinions of the minority, but it has to compete with the market forces, क्योंकि अगर उन्होंने अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग्स को इम्प्रूव करना है एंड अगर उन्होंने अपनी जो लाइसेंस फी है उसको जस्टिफाई करना है, तो दे हैव टू लुक at how the other media are operating in the society and they have to compete with that thing. जैसे कि हमारे मुल्क में भी जो हमारा अपना नेशनल टेलीविजन है वो ठीक है, कुछ बहुत से पब्लिक इश्यूज को डील करता रहा जब कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन जब कंपटीशन हो गया तो वो इश्यूज जिनके बारे में ये जो नेशनल मीडिया था वो बहुत ओपनली डिस्कस कर लेता था, क्योंकि उनको कोई रेवेन्यू का मसला नहीं था, उनको कोई इनकम का मसला नहीं था, उनको कोई व्यूअरशिप का मसला नहीं था. लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए तो उसमें कंपटीशन बढ़ गया. अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो वो उन इश्यूज को ये पब्लिक मीडिया जो है वो भी
डिस्कस ना करने पे मजबूर हो गया, क्योंकि अगर वो जो दूसरे चैनल जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अगर वो वैसे प्रोग्राम्स नहीं दिखाते तो उनकी व्यूअरशिप खत्म हो जाती है और फिर उनको भी लाइसेंस फी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो स्कॉलर्स हैं वो लिबरल प्लूरलिस्ट की इस क्रिटिसिज्म को इस तरह से काउंटर करते हैं कि जो पब्लिक मीडिया है वो भी कंट्रोल्ड है बाय द मार्केट फोर्सेस, चाहे आप उसको यूं ही क्यों ना कहें कि जी वो लाइसेंस फी दी जाती है और पब्लिक इश्यूज को वो डील करता है। के साथ ये कहा जाता है कि जो पब्लिक मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं वो माइनॉरिटीज के व्यू पॉइंट्स को भी सामने लेकर आते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो काम करने वाले हैं वो भी एक खास क्लास को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू एन एलीट क्लास, and they are representing also the interest of one particular class. They are not representing the public in general. And this notion that public institution is giving air or giving a chance to minority viewpoints is also not absolutely correct, because the people who are running or who are behind these public media institutions belong to a certain class, to a certain elite class, and they are unconsciously and sometimes even consciously, they are working for the interest of the elite class and not for the public in general. The next thing that we need to study in this political economy theory is the power of advertising. Now, there are two main revenue systems in the media organizations. One is the sale of the sale, and second is the advertisers income. यानी जब आप मीडिया के अंदर जो मीडिया का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दो चीज़ों पे है, एक है कि वो जो चीज़ बेच रहा है जैसे कि अखबार बिक रहा है, और दूसरा जो है उसका में जो एड्स जो आते हैं, जो एडवर्टाइजर्स की वजह से जो उसमें इनकम होती है। और ये देखा गया है कि जो मीडिया है उसकी डिपेंडेंसी ऑन द एडवर्टाइजर्स इज ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह कि अभी इतने सारे जो चैनल्स भी बने हैं, एक्चुअली इन चैनल्स को चलाने में बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है, और ये चैनल जो है वो कहा यह जाता है कि, और बल्कि यही नज़र आता है कि दे आर सर्वाइविंग बिकॉज देयर आर so many advertising companies, and there are so many advertisements which are meeting their expenses and which are also giving them profit. The role of advertising in the contents जो है उसको भी दो तरह से देखा जाता है। जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं इन द कंटेंट ऑफ द मीडिया। इसमें 1988 में हर्मन एंड चॉम्स्की ने जो प्रोपेगेंडा मॉडल दिया उसमें एक जो फिल्टर दिया वो ये भी दिया कि जो एड्स हैं वो डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं मीडिया कंटेंट के अंदर। सो दे हाईलाइट हाउ एडवर्टाइजर्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन पॉलिटिकल मैसेजेस एंड व्यू पॉइंट्स अपीयरिंग इन द मीडिया। यानी हर्मन एंड चॉम्स्की जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच को सामने रखकर इस बात को सामने किया कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली मैनिपुलेट करती हैं मीडिया के मैसेजेस को, और वो एक खास पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को सामने लाने में उनका एक किरदार है। और इस पे हर्मन एंड चॉम्स्की have written number of books and they have given number of examples how media advertisers have affected the content of the media. इसके मुकाबले में जो स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं जिसमें कि गोल्डिंग और मर्डॉक हैं, वो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है मीडिया के कंटेंट में, बल्कि जो सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो खुद ही डिटरमिन कर रही होती है कि हाउ द मैसेज ऑफ द मीडिया शुड बी फॉर्मुलेटेड। सो अकॉर्डिंग टू देम बोथ एडवर्टाइजर्स एंड ओनर्स ऑपरेट विद इन स्ट्रक्चर्स, contain as well as facilitate imposing limits as well as offering opportunity। यानी ग्राहम और मर्डॉक जो हैं जब वो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि माशरे में
ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि एडवर्टाइजर्स और ओनर्स दोनों को दोनों पे को उकसा रहे होते हैं कि वो ये चीजें जो है वो ज्यादा करें और ये चीजें कम करें, यानी किस चीज को, किन मैसेजेस को उन्होंने फैसिलिटेट करना है और किन मैसेजेस को उन्होंने कंटेन करना है, और इसी तरह से कहाँ पे किन मैसेजेस के आगे उन्होंने लिमिट्स लगानी है और किन मैसेजेस को या किन बातों को उन्होंने ज्यादा पब्लिसिटी देनी है। यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी आर डायरेक्टिंग बोथ द ओनर्स एंड द एडवर्टाइजर्स that which viewpoint should be facilitated and which viewpoint should be curtailed, and if any viewpoint has to be put forward, till what limit they should be facilitated, and which viewpoints should be given an opportunity to come out in open. So the structures of the society determine these things in the media. They argue that these limits are the key task for the critical political economy to look into. यानी जो critical economy जो scholars हैं उनको इन चीजों पे देखना, इन structures को study करना चाहिए जो कि जो मीडिया वर्कर्स हैं और जो एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने इनको इंटरनलाइज कर लिया हुआ है और उन्होंने अपने कहते हैं मेंटल मेकअप और एक साइकोलॉजिकल उनका मेकअप बन गया हुआ है, और फिर उसको ही वो सामने रख के वो मैसेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अदर स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो मीडिया के अंदर, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो मीडिया के कंटेंट को देख सकें, और फिर इसके साथ साथ वो जो परचेजिंग पावर है वो ही डिटरमिन करती है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स जो मीडिया में आ रहे हैं उनको वो खरीद सके। अब होता ये है कि ये स्कॉलर्स कुछ इस तरह से बात करते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि आपके किस किस्म के रीडर्स होने चाहिए, और जब वो ये डिटरमिन करते हैं तो उसके हिसाब से ही जो मीडिया है वो अपना कंटेंट बनाता है। यानी एडवर्टाइजर्स जो हैं, क्योंकि वो आपका मेन इनकम जनरेटिंग सोर्स है, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक खास क्लास ऑफ द सोसाइटी खरीद सकती है। उस क्लास ऑफ द सोसाइटी की नीड को केटर करने के लिए मीडिया को वो कहता है कि आप वैसे मैसेजेस ही कंस्ट्रक्ट करें। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कुछ एलीट न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनकी सर्कुलेशन तो बहुत कम होती है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं, और अगर हम उन एड्स को देखें तो हमें नज़र आता है कि वो एड जो है वो बेसिकली एक ख़ास एलीट क्लास को ही केटर कर रहे हैं। तो उन न्यूज़पेपर्स को ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपनी सर्कुलेशन को बढ़ाएं, क्योंकि जो उनका जो प्रेजेंट ऑडियंस है उसमें वो बाइंग कैपेसिटी है कि वो उन प्रोडक्ट्स को खरीद सके जिनको के एडवर्टाइज किया जा रहा है उन न्यूज़पेपर्स में। I hope you're understanding what I'm trying to say here is that since the main source of income for any, let's take the example of any newspaper, is are the advertisers, so the advertisers dictate to the media owners that, or indirectly they dictated to the media owners that they have to make such content for that elite class who has the purchasing power. यानी उस elite class को cater करो जिसके पास इतनी ताकत है कि वो उन एडवर्टाइजर्स के प्रोडक्ट्स को खरीद सके। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो एक और तरह से भी मीडिया कंटेंट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। वो इस तरह से भी करते हैं कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि एक खास तबके को केटर करना चाहता है, तो फिर जो मीडिया का जो कंटेंट है उस खास क्लास के लिए ही मैसेजेस जो है वो ज्यादा लेकर आता है। सपोजिंग ये समझा जाता है कि जो women between 16 and 34 आर मेनली कंज्यूमर्स, इस तरह एक स्टडीज से ये इस बात का इजहार हुआ है। तो फिर जो मीडिया है वो अपना कंटेंट भी कुछ इस तरह से बनाता है कि जो इस क्लास को ज्यादा केटर करे। दिस विल बी सीन इन द वुमेन मैगजीन स्पेशली, कि उनका जो कंटेंट है दैट विल केटर
for the women belonging to the age group of between 16 and 34. And they will try to bring out the desires in them, which they already have to a certain extent to consume. And so their content would be such that these women belonging to this age group would be more motivated to buy the products that are being advertised in the newspaper or in the news magazines. So it is argued that there is a bias in the mass media towards more affluent class. Similarly, it is argued that the relationship between supply and demand for media products are more problematic, as it is the demand from advertisers for particular kinds of audiences that is the major determinant of supply. The preference of consumers is thus secondary to the need for media to satisfy their major source of revenue, advertisers. यानी मजे की बात ये हुई कि कहा यह जाता है फिर कि जो मीडिया है उसका जो कंटेंट है वो बेसिकली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सामने रख के नहीं बनता है, बल्कि वो एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट को सामने रखकर बनाया जाता है. और फिर जब वो बनता है तो फिर जो कंज्यूमर है वो मोटिवेट होता है टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ द एडवर्टाइजर. सो इन अ वे मीडिया इज सेलिंग द ऑडियंस टू द advertisers. So media is playing this double role. One, it is advertising the product of the advertiser. So एक तो ये काम कर रहा है, दूसरा वो क्या कर रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको भी सेल आउट कर रहा है टू द एडवर्टाइजर. तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये चीजें जो हैं वो जो सोसाइटी में जो मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद ही इसको ऐसे डिटरमिन कर रही होती हैं. जो चुनाचे मीडिया कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इज डूइंग दिस थिंग, और जो मीडिया के वर्कर्स हैं और जो मीडिया के ओनर्स हैं वो उसको इसी तरह से देखते हैं और इसी तरह से वो उस पर काम करते हैं. Another scholar जो by the name of Curran, he also says that the newspapers adjust their content to attract the kind of readers that advertisers want, but have also introduced specialized features in order to segregate readers into the groups that advertisers want to reach and to direct their attention to particular parts of a paper where they can be efficiently picked out by advertisers. ये एक और बड़े मजे की जो बात स्कॉलर क्यूरन करते हैं वो ये करते हैं कि इतना ज़्यादा वो मीडिया कंटेंट को क्रिटिकली देखते हैं. वो कहते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मीडिया में स्पेशलाइज सेक्शंस बनाने में भी उनका किरदार है, और वो स्पेशलाइज सेक्शन जब बनते हैं तो फिर उसको पढ़ने के लिए भी एक स्पेशलाइज ऑडियंस होती है, और जब वो ऑडियंस जब वो सफ़ा खोलती है तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं और उनको वो देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर व्हाट हैपेंस कि सपोजिंग एक न्यूज़पेपर के अंदर अगर एक एजुकेशन का सेक्शन है तो उसमें जो यूथ है वो उसको पढ़ेगी, तो उस सेक्शन के अंदर जो है वो उनसे रिलेटेड जितने भी एड्स होंगे वो भी आएंगे. तो इस तरह से एक स्पेशलाइज सेक्शन जो है वो भी जो डिवाइस किया गया है न्यूज़पेपर्स में वो भी एक एडवर्टाइजर्स की नीड को केटर करने के लिए किया गया है. अगर कोई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात का एक अलग सेक्शन बना है तो उसके अंदर फिर कोई भी जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती हैं, मे बी समथिंग टू डू विद द कैमराज और द मोबाइल फोन्स और टेलीविजन्स और सीडी प्लेयर और व्हाटएवर, तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस सेक्शन में होगी. तो ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं वो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इन फॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ द मीडिया. सो नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ दिस थ्योरी इन दिस न्यू सिनेरियो वेयर वी हैव दिस न्यू मीडिया, कि अब जो है वो न्यू मीडिया के आने की वजह से क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट और नॉट.
न्यू मीडिया से बेसिकली हमारी मुराद है इंटरनेट। इंटरनेट जो है उसने ये जो ओल्ड हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, मोर और लेस उस चीज को वापस लेकर आया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसने इस चीज को, न्यू टेक्नोलॉजी ने इस चीज को, यानी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इसको ज्यादा फरोग दिया। इंटरनेट में यही होता है कि जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो दिस इज अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन दैट यू आर होल्डिंग, एंड अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लुक एट द अदर पर्सन व्हाइल ही इज टॉकिंग, इवन इफ ही इज लिविंग hundreds and thousands of miles away, as if that person is sitting right in front of you. इसके अलावा you have access to a huge chunk of information, and then it is very, very interactive in nature. And so what you see here is that the domination of information flow is not apparently there. यानी कि अगर एक व्यू पॉइंट का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अपेरेंटली नजर नहीं आती है, बल्कि आपको एक चीज के बारे में बहुत से लोगों के व्यू पॉइंट्स भी नजर आते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। और इसमें क्योंकि आपको इतनी ज्यादा एक ही इशू के ऊपर इतने ओपिनियंस मिल रहे होते हैं, तो एक किस्म का आप एक जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी आप मनूवर अप नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसकी वजह से द गवर्नमेंट इज फ्रीली क्रिटिसाइज्ड, their policies are freely criticized, the people who are controlling certain things have also been exposed and they are also being criticized. So internet की वजह से वो जो पहले ये बात की जाती थी कि concentration of ownership है on media of media organization की वजह से सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है, तो वो चीज जो है वो लगता है कि अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गई है, लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, एक किस्म का जो व्यू पॉइंट है वो डोमिनेट नहीं करता है। इसकी वजह से लोग जो हैं वो ना सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं बल्कि उन लोगों के ऊपर भी तनकीद करते हैं जो कि अपेरेंटली कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी को। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंटरनेट इज इट इज बेसिकली एम्पावरिंग पीपल, it is giving them more choices, and it is not really, it seems that it is not really manipulated by one capitalistic class. Similarly, अब एक और नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें हम कहते हैं इसको डिजिटल टेलीविजन। डिजिटल टेलीविजन के अंदर जो व्यूअर है उसके पास ये हक है कि वो कौन सा प्रोग्राम देखना चाहता है, किस वक्त देखना चाहता है और किस तरह से देखना चाहता है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज कमिंग अप। इस चीज को जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है काउंटर इस तरह से करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी आपको ये लगता तो है कि इंटरनेट जो है वो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन फ्लो ज्यादा हो गया है और लोगों के पास को कोई किसी किस्म की कोई वन ओपिनियन जो है वो डोमिनेट नहीं करती है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो बड़ी डाइवर्सिफाइड हो गई हुई है एंड दे हैव बिकम वेरी क्रिटिकल। बट एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज टू दिस इंफॉर्मेशन only one class have access to, that is only the affluent or the rich class have access to this information, and majority of the people are deprived of this information. They do not have access to this information. और फिर दूसरा वो जो है वो ये कहते हैं कि because only certain class have access to this information, so this information has also become a private commodity rather than a public commodity. यानी public commodity तो ये होगी जिसमें कि हर एक के पास access हो उस information का, और जब private commodity होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास access है information की। You see the difference? See, I hope you understand the concept between public and private. जैसे कि public schools की जब हम बात करते हैं या public hospitals की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी irrelevant of which economic class one belongs to, one has access to education and it's supposed to be of quality education, and similarly one has access to health. कि कोई भी अगर उनको कोई मसला हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाए तो उसको एक अच्छे तरीके से उसका इलाज हो जाएगा। एक पब्लिक कंसर्न है, लेकिन जब प्राइवेट होता है तो उसमें ओनली वन क्लास
who have the money, they only have access to the special facilities that are provided by private organization. तो जो political economists हैं वो इस बात को point out करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी information कहने को तो बहुत information है, लेकिन ये information जो है वो इसका information flow जो है वो सिर्फ एक rich class को cater करता है और affluent class को करता है. चुनाचे जो information है वो अब एक public property नहीं रही बल्कि वो एक private property हो गई है. So there has been a decline in the public sector of mass media and in direct public control of telecommunication under the banner of deregulation, privatization और liberalization. यानी जो public information होनी चाहिए वो अब public information नहीं रही है, क्योंकि जब से ये phenomena शुरू हुआ कि हम privatize कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो public organizations हैं वो भी किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में आ जाती है. इसी तरह जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि आपको हैरानगी होगी कि जो पूरा ग्लोबल साउथ है जहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव, वहाँ पे सिर्फ ओनली 12% पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन. यानी ये कहने को तो ये इंफॉर्मेशन सबके लिए है, लेकिन इसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ एक लिमिटेड अफ्लुएंट क्लास के पास है. Similarly, we see a growing global information economy that involves increasing convergence between telecommunication and broadcasting. यानी जो mergers हैं और जो acquisitions हैं, they are also very prevalent in today's society. यानी कि जो media organizations जो हैं वो सिर्फ एक इंडस्ट्री को ओन नहीं कर रही हैं बल्कि वो कई मीडिया से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को ओन कर रही हैं और इसमें फिर वो मर्जर्स भी हो रहे हैं, एक्विजिशंस भी हो रही हैं और कॉन्ग्लोमरेट्स भी बन रहे हैं. इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो अगेन आपको डाइवर्सिफाइड नहीं मिल रही है बल्कि आपको अगेन एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ही है वो ही मिल रहा है, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट सेज कि इन द प्रेजेंट सीन the political economy theory still holds. It is no more irrelevant. In fact, it is now more relevant than before because now you see these mergers more apparently, how these media giants are coming up, how they are merging different media organizations. It has become more apparent. So this political economy theory has become more relevant. And the whole concepts of political economy theory, which we have discussed in the last two lectures, can make a better picture for us. Number one is that economic control and logic is determinant. यानी पहला जो इसकी जो बात है वो ये है कि जो economic forces हैं वो determine करती हैं the content of the media. Secondly, मीडिया स्ट्रक्चर टेंड्स टुवर्ड्स कंसंट्रेशन. मीडिया जिस तरह से आजकल काम कर रहा है वो, जिसमें कि हमने बात की थी डीरेगुलेशन की और प्राइवेटाइजेशन की, तो जो ये टेंडेंसी है ये बेसिकली मीडिया कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाती है. थर्डली, हमने ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया को पढ़ा कि किस तरह से जो मीडिया है वो ग्लोबली अब ऑपरेट कर रहा है. इट इज क्रॉसिंग ऑल दी limits of a country or of a nation. Fourthly, we studied the contents and audiences are commodified. हमने इसको देखा था कि किस तरह से जो मीडिया का कंटेंट है वो एडवर्टाइजर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी कैसे फुलफिल करता है और किस तरह से वो कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजर्स के सामने सेल कर देता है. मतलब द कंटेंट ऑफ द मीडिया इज बेसिकली commodified. Then we studied the diversity has decreased. यानी जो critical political economy theory के जो scholars हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि there is concentration of ownership of the media organizations, the diversity of opinion has decreased. And sixthly, opposition and alternative voices are marginalized. And seventh, public interest in communication is subordinated to private interest. This finishes our discussion on political economy theory. Inshallah ta'ala, in our coming sessions, we will study another very relevant theory, and that is agenda setting theory. Till then, Khuda Hafiz and thank you very much.